हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में भौतिकी के 40 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि किसका उष्मीयमान सबसे ज़्यादा होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसका उष्मीयमान सबसे ज़्यादा होता है। तो एलपीजी का होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। और एलपीजी का मुख्य अवयव कौन सा गैस होता है, तो ब्यूटेन गैस होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि जब एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जब एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जब दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो नाभिकीय संलयन कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि सोलर में किस अर्धचालक का प्रयोग होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सोलर में किस अर्धचालक का प्रयोग होता है, तो सिलिकॉन का होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा धातु होता है, तो चांदी होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि पवन चक्की को चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पवन चक्की को चलने के लिए हवा की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पवन चक्कियों का देश किस देश को कहा जाता है, तो डेनमार्क को कहा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि किस गैस का उपयोग वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस गैस का उपयोग वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है, तो सीएनजी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। और सीएनजी का मुख्य अवयव कौन सा गैस होता है, तो मेथेन गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस ईंधन का उपयोग हम खाना बनाने में नहीं करते हैं, तो सीएनजी का नहीं करते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि सीएनजी गैस का मुख्य अवयव क्या होता है। तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि सीएनजी गैस का मुख्य अवयव मेथेन गैस होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बायोगैस यानी गोबर गैस का मुख्य अवयव कौन सा गैस होता है, तो मेथेन गैस होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस ध्रुव से निकलती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस ध्रुव से निकलती है, तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो 2 ध्रुव होते हैं, इसे आपको याद रखना है। पहला होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि स्विच किस तार में लगाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्विच किस तार में लगाया जाता है, तो हमें
हमेशा गर्म तार में लगाया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गर्म तार का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है, इसे आपको याद रखना है। और ठंडा तार का रंग कैसा होता है, तो काला होता है, इसे आपको याद रखना है। और अर्थ तार का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो सोलर सेल होता है ये प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में बदलता है, तो ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सोलर सेल का उपयोग हम किस दिन में नहीं कर सकते हैं, तो बादलों वाले दिनों में नहीं कर सकते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इस्पात का प्रयोग करते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि वैसा धारा जिसका मान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वैसा धारा जिसका मान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिस धारा का मान नहीं बदलता है उसे दिष्ट धारा कहते हैं। और इन दोनों धारा में से सबसे खतरनाक धारा कौन सा होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो ओस्टर्ड ने किया था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने किया था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि चुंबक के विजातीय ध्रुवों में क्या होता है। ए ऑप्शन है विकर्षण, बी ऑप्शन है आकर्षण, सी ऑप्शन है ना आकर्षण और ना विकर्षण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबक के विजातीय ध्रुव यानी अलग अलग ध्रुवों में क्या होता है, तो आकर्षण होता है, दोनों आपस में चिपक जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चुंबक के सजातीय ध्रुव यानी एन ध्रुवों में क्या होता है, जब एन ध्रुव और एन ध्रुव को पास लाएंगे तो इसमें प्रतिकर्षण होगा, ये एक दूसरे में कभी नहीं सटेगा। तो चुंबक के यहाँ पे सजातीय ध्रुवों में विकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों में क्या होता है, तो आकर्षण होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है, तो विद्युत फ्यूज का प्रयोग होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो चांदी होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि चांदी का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, इसलिए जो चांदी होता है ये ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। पहला होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है
यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि किसी विद्युत तार के सतत वन पथ को क्या कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी विद्युत तार के सतत बंद पथ को क्या कहा जाता है, तो विद्युत परिपथ कहा जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत धारा किसे कहा जाता है, तो आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विद्युत रोधी पदार्थ है। तो विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं, तो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। और विद्युत रोधी पदार्थ कौन है इसमें से, तो देखिए कागज जो है ये विद्युत रोधी पदार्थ है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लोहा क्या है, तो जो लोहा है ये चालक पदार्थ है। सोना भी यहाँ पे चालक पदार्थ है और ग्रेफाइट भी चालक पदार्थ है। इससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, लेकिन कागज से नहीं होता है, तो ये विद्युत रोधी पदार्थ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि केवल प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विद्युत हीटर होता है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। और टंगस्टन का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो जो बल्ब होता है उसका हम फिलामेंट बनाने में करते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो ये विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और वाट को डब्लू से सूचित किया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस में धन या ऋण आवेश नहीं होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस में धन या ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है, तो कुंडली में नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धारा को किससे मापते हैं, तो एमीटर से मापते हैं। और विभवांतर को किससे मापते हैं, तो वोल्ट मीटर से मापते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है, तो ये वोल्ट के बराबर होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वाट किसका एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति का होता है। और एम्पियर किसका एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का होता है। और प्रतिरोध किसका एसआई मात्रक, यहाँ पे ओम किसका एसआई मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27
27 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम्ब आवेश होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। और कूलम्ब को सी से सूचित किया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब उसमें गतिशील कण होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब उसमें गतिशील कण कौन से होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये परमाणु के बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि ओम के नियम में किसका मान अचर होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओम के नियम में किसका मान अचर होता है, यानी किसका मान नहीं बदलता है। तो ताप का मान अचर होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि परिपथ में विभवांतर किससे मापा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ में विभवांतर को किससे मापते हैं, तो वोल्ट मीटर से मापते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसे आपको याद रखना है। और धारा को किससे मापा जाता है, तो ए मीटर से मापा जाता है। और ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो बैटरी से दिष्ट धारा यानी डीसी करंट प्रवाहित होती है, यानी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, तो विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे चालक पदार्थ कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किसका रूप है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किसका रूप है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो प्रकाश होता है ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 ही नियम होते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो 3 लाख, यहाँ पे देखिए 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किलोमीटर में कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। तो जो प्रकाश होता है ये अनुप्रस्थ तरंग होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ध्वनि किस प्रकार का तरंग है। तो जो ध्वनि होता है ये अनुदैर्घ्य तरंग होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न
38 नंबर प्रश्न है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की तरफ निकला हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ में धंसा हुआ होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हजामत और दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे भौतिकी के 40 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।